हेलो, जय हिंद एवरीवन। आप सब लोग जानते हैं कि हमेशा से मैं बायोलॉजी में माइंड मैप्स के ऊपर फोकस करती आई हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका हो जाता है हमारे रिवीजन का। अब जितनी भी हमारे पूरे बायोलॉजी के सिलेबस के माइंड मैप्स हैं, उन सबको कंपाइल करके आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका PDF अटैच कर दूंगी, आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिए अपने पास में। एंड टाइम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। एडिशनली इस वीडियो में मैं आपको उन माइंड मैप्स को पढ़ने का तरीका बताऊंगी, ये बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे फेवरेट माइंड मैप मेरा आ रहा है, जो कि है प्लांट टिश्यूज का माइंड मैप। यहाँ पे मैंने डिवीजन कर रखा है प्लांट टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। ये मेरिस्टेमेटिक के 3 प्रकार, परमानेंट के यहाँ पे 2 प्रकार, जिसमें ये इस प्रकार से मैंने इनके टाइप्स को मेंशन कर रखा है। सवाल सीधा सीधा पूछा गया था, बताइए कॉलन कायमा में किस चीज का डिपोजिशन होता है, पेक्टिन का। स्क्लेरन कायमा में किस चीज का डिपोजिशन, लिग्निन का। इंटर कैलरी मेरिस्टेम के लिए स्पेशल पॉइंटर ये सवाल पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि बेस ऑफ द लीफ और ग्रासेस में कौन सा मेरिस्टेम मौजूद होता है। जाइलम के 4 प्रकार के सेल्स, फ्लोएम के 4 प्रकार के सेल्स, इसमें से कौन सा लिविंग सेल होता है, फ्लोएम में कौन सा स्पेशल डेड सेल होता है। जाइलम के थ्रू यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, फ्लोएम के थ्रू बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। तो इस प्रकार से ये चीजें मैंने सारी यहाँ पे समेट कर आपके लिए रख दी है। मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट के कन्वर्जन को डिफरेंशिएशन बोला जाता है। इसके बाद में अगले की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आ जाता है हमारा रेस्पिरेशन का। यहां से बताती हूँ। रेस्पिरेशन यानी कि जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है आपके खाने को तोड़कर एनर्जी बनाने के लिए। तो स्टेप 1 क्या है, किस तरह से खाना टूटता है और क्या बनता है, और स्टेप 2 में क्या हो रहा है। स्टेप 1 में पायरूवेट बनता है, कहाँ, साइटोप्लाज्म में बनता है, प्रक्रिया को बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। स्टेप 2 में पायरूवेट की किस्मत है कि उसको ऑक्सीजन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, नहीं मिलेगा तो साइटोप्लाज्म में होगी। एनडीए के अंदर सवाल आया था, देखो एनडीए सीडीएस में इंटरचेंज होते रहते हैं सवाल, तो आपको दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है यहाँ पे। अब सवाल ये आया था कि जो पायरूवेट है ये बना रहा है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से क्रैम्प्स हो जाते हैं जब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी रहती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में कितने एटीपी बनते हैं, गैर मौजूदगी में कितने एटीपी बनते हैं, और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से सवाल आया था कि फर्मेंटेशन में क्या क्या बनकर तैयार होता है, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम एनर्जी। तो ये तरीका हो गया। वो स्टार जो लगाए हुए हैं वो दर्शा रहे हैं कि कितनी ज्यादा एनर्जी बन रही है, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, इसीलिए एक एक स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बात आ जाती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ये पूरा पाथवे मैंने बना रखा है कि नेजल पैसेज, फिर फैरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फिर ये तीनों ब्रोंक्यूल्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से होते हुए इन छोटे बैग्स तक ऑक्सीजन आती है। ये पूरा पाथवे फॉलो करते हुए ऑक्सीजन आती है और फिर अल्टीमेटली यहाँ से वो चली जाती है आपके ब्लड में, और फिर ब्लड के थ्रू जाती है वो आपके सारे ऑर्गन्स में। तो इसीलिए एल्वियोलाई जो है उसको रेस्पिरेटरी जोन या एक्सचेंज जोन बोला जाता है, और बाकी का जो पूरा हिस्सा है वो सिर्फ गैसेस को कंडक्ट कर रहा है, ले जा रहा है, लेकर आ रहा है, इसीलिए उसको कंडक्शन जोन बोला गया है। वो मैंने मेंशन कर दिया है। एक और चीज की जो राइट लंग है वो आपका बड़ा होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग में 2, क्योंकि यहाँ पे हार्ट आता है, ये स्पेस हार्ट के लिए खाली छोड़नी रहती है, इसीलिए लेफ्ट लंग आपका कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होता है। दोनों अगर लंग्स को मिलाएं तो एल्वियोलाई का टोटल सरफेस एरिया 70 से 80 मीटर स्क्वायर तक है। ये सारी डिटेलिंग्स मैंने मेंशन करी हैं यहाँ पे। ये जो रिंग्स हैं ये क्यों मौजूद होती हैं, कोलैप्स होने से बचाने के लिए ट्रैकिया को कितनी होती हैं, 16 से 20 होती हैं। ठीक है, अगला आया आपका जेनेटिक मटेरियल जो मौजूद होता है, उसका क्या सीक्वेंस है। जीन डीएनए का 0.1% हिस्सा है, जो काम का हिस्सा होता है, जो एक्चुअली बता रहा है कि क्या बनना है क्या नहीं, उससे बनता है। डीएनए बेसिकली जीन से बड़ा है, हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर के अराउंड लपेटता है तो क्रोमैटिन मटेरियल बनाता है, और जब सेल डिवाइड होता है तब यही क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम बना लेता है। क्रोमोसोम प्रोकैरियोट्स में
कितने होते हैं, हमारे अंदर कितने होते हैं, हमारे अंदर जितने हैं उसमें से एक पेयर सेक्स को डिटरमाइन करता है, यानी कि आप मेल हैं या फीमेल। आपके 22 पेयर ऑटोजोम्स कहलाते हैं जो बाकी सारे फीचर्स को डिटरमाइन करते हैं। डीएनए आरएनए किस चीज का बना है, न्यूक्लिक एसिड का, जो न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं। जैसे कि एक एक ईंट करके पूरी बिल्डिंग बनती है, एक एक न्यूक्लियोटाइड कर कर आपका डीएनए या आरएनए बनता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें होती हैं, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, थाइमीन या फिर यूरासिल के साथ जुड़ता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ में। ये डबल और ट्रिपल जो बॉन्ड्स हैं ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, यहां से सवाल पूछा गया था। एडेनिन और गुआनिन को प्यूरिन बोला जाता है, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल को पायरिमिडीन्स बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंसाइज कर कर मैंने यहाँ पे रखी है, रिवीजन में ये बहुत ज्यादा मदद करेगा आपकी। इसके बाद में अगला आ जाता है सेल डिविजन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। माइटोसिस और मियोसिस 2 प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। माइटोसिस आपके शरीर में हर जगह हो रहा होता है, जहां पे 2n वाला अगर पेरेंट है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर पेरेंट के पास में है, तो डॉटर सेल्स के पास में भी उतने ही सेट ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। डॉटर सेल्स 2 डिप्लॉइड बन रहे हैं, जेनेटिकली एकदम आइडेंटिकल बनते हैं। यहाँ पे मियोसिस की चर्चा करें तो ये सिर्फ तब बन रहा है, तब हो रहा है मियोसिस आपके शरीर में जब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी स्पर्म और एग का, ठीक है। और उनमें नंबर आधा हो जाता है क्रोमोसोम्स का, यानी कि सेट जो है वो एक ही सेट बचता है, और ये एकदम अलग होते हैं पेरेंट से, जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते। 4 हैप्लॉइड यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले डॉटर सेल्स बनते हैं। नंबर रिड्यूस हो गया है, इसीलिए रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला आ जाता है हमारा लंग के वॉल्यूम्स। यहाँ से सवाल पूछा गया अभी रिसेंटली, लंग वॉल्यूम्स के हम लोगों को कितना ये वॉल्यूम होता है ये हमें पता होना चाहिए, 3500, 1100 और 1200, ठीक है। रिजर्व वॉल्यूम वो है जो आपके लंग में हमेशा रहता है, ये ना बाहर निकलता है ना आता है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो जब आप तेज सांस लेते हैं तब एडिशनल जो फोर्सफुली सांस ले रहे हैं वो आ रही है, वो इतनी होती है। एक्सपायरेटरी वो जब जबरदस्ती सांस छोड़ते हैं हम, तब ये सांस इतनी वॉल्यूम निकलती है। और टाइडल वॉल्यूम ये वो है जब नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांस छोड़ रहे हैं, वो 500 ml होती है। अगला आ जाता है लंग कैपेसिटीज। लंग कैपेसिटीज उन सबके एडिशन से आ रहा है, अलग अलग यहाँ पे कैपेसिटीज हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि आप कितनी सांस ले सकते हैं फोर्सफुली, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी यानी कि कितनी सांस मैक्सिमम ले सकते हैं, कितनी सांस छोड़ सकते हैं, उसका पूरा सम है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी यानी कि वो सांस जो आपके लंग में बच जाती है जब आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, आपने नॉर्मल सांस छोड़ी फिर जितनी वॉल्यूम बच गई है वो ये है। और टोटल लंग कैपेसिटी यानी सारे हम लोगों ने वॉल्यूम्स को जब ऐड कर लिया है तब ये हमको मिलती है। एक चीज याद रखिएगा, टोटल लंग कैपेसिटी फीमेल के अंदर मेल्स के कंपैरिजन में 20 से 30% कम होती है, ठीक है। अब मैंने तुमको एक और चीज बताई कि जो रेसिडुअल वॉल्यूम है जो लंग में हमेशा बच जाती है बच्चे, ये वाली वॉल्यूम है ना, ये कभी भी ना बाहर निकलती है ना आती है। तो स्पायरोमीटर की मदद से हम सांस को कैलकुलेट करते हैं कि कितनी सांस हम छोड़ रहे हैं, कितनी ले रहे हैं, ठीक है। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, और रेसिडुअल वॉल्यूम ना हम सांस छोड़ रहे हैं ना ले रहे हैं, वो हमेशा लंग के अंदर रहता है, इसीलिए इनको स्पायरोमीटर की मदद से हम लोग नहीं मेजर कर सकते। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि ये दोनों कैपेसिटी स्पायरोमीटर की मदद से मेजर नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें रेसिडुअल वॉल्यूम आ रहा है जो हम लोग स्पायरोमीटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके बाद में ये 3 टाइप की मसल का डायग्राम बना रखा है, थ्योरी के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है हमें, यहाँ पे हमें सिर्फ ये डायग्राम्स देखने हैं, उनकी लेबलिंग मैंने यहाँ पे कर दी है, इससे आपका पूरा मसल का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। स्केलेटल मसल एकलौती वॉलंटरी मसल है, कार्डियक मसल आपकी हार्ट में मिलने वाली मसल है, और स्मूथ मसल आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर मिलती है। ये दोनों आपकी मर्जी से मूव नहीं कर रही, इसीलिए इनवॉलंटरी लिखा हुआ है, और इनकी सबकी लेबलिंग मैंने यहाँ पर करी हुई है वन शॉर्ट रिविजन के लिए। अगला आ जाता है प्लांट हार्मोन्स। 5 प्लांट हार्मोन्स होते हैं।
तीन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, एक ग्रोथ को इनहिबिट, और एक ऐसा है जो ग्रोथ को प्रमोट भी करता है, इनहिबिट भी करता है। एक लौता गैसियस हार्मोन होता है, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मेन काम किनके क्या होते हैं, ये सेल इलोंगेशन की मदद से ग्रोथ करवाता है, ये सेल डिवाइड करवा करवा के ग्रोथ करवाता है। जिब्रेलिन, जी फॉर जिब्रेलिन, जी फॉर जर्मिनेशन, किसी भी बीज को पनपाने का काम करता है। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये ऐसा हार्मोन है जो प्लांट के स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जैसे हमारा स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल होता है। और एब्सिसिक एसिड का काम होता है सीड को पनपने ना देना अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर। इथाइलिन का काम होता है फलों को पकाने में। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो मैंने यहाँ मेंशन करे हैं। अगला आ जाता है एंडोसिम्बायोन थ्योरी, जहां से एनडीए सीडीएस दोनों में सवाल पूछे गए हैं। कम से कम 3-3, 4-4 बार सवाल पूछा है कि ऐसे कौन से दो ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास उनका खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम होते हैं। तो वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये पहले प्रोकैरियोटिक थे जो बाद में जाकर यूकैरियोटिक सेल के अंदर आकर एज वर्कर काम करने लग गए थे। और इस थ्योरी को एंडोसिम्बायोन थ्योरी बोला जाता है, जिसके प्रूफ मैंने वहां लिख दिए हैं। और सिंस इन दोनों के बारे में ऐसी स्पेशल कहानी है, इसीलिए इनको इन दोनों स्पेशल नामों से जाना जाता है, सेल विद इन अ सेल और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। इसके बाद में अगला आता है हमारा किंगडम प्लांटी। ये भी एक बहुत ही बढ़िया माइंड मैप है जो आपको पूरे प्लांट किंगडम को एक बार में रिवाइज करवाता है। हम सबसे प्रिमिटिव से सबसे एडवांस की तरफ गए हैं। थैलोफाइटा यानी कि जो काई होती है वो सबसे प्रिमिटिव प्लांट होता है, और यहाँ ऐसे प्लांट जिनके अंदर फूल आते हैं वो सबसे ज्यादा एडवांस होते हैं। सवाल पूछा गया है एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से किसे जाना जाता है, किसके पास में ऐसे सीड्स होते हैं जिनके ऊपर कवर नहीं होता, पहली बार वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स किसके पास में आए थे, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है, ये सवाल पूछा गया था। क्रिप्टोगैम्स के अंदर कौन से तीनों आते हैं, ये पूछा गया था। ठीक है, अगला आ जाता है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम्स हैं जो हम लोगों को सर आर.एच. विटेकर ने दिए थे, वो किस बेसिस पे दिए गए थे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताना है कि प्रोटिस्टा के क्या फीचर्स हैं, तो मैं इस माइंड में आपकी मदद से समझ सकती हूँ कि आप यहाँ से शुरू करिए। यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर जो भी होंगे उनको प्रोटिस्टा बोला जाएगा। यूकैरियोट्स में मल्टीसेलुलर में सेल वॉल जिसके पास नहीं होगी एनिमेलिया होगा। यूकैरियोट्स में मल्टीसेलुलर में सेल वॉल अगर है और अगर वो हेट्रोट्रॉफ हैं तो फंगस होंगे, नहीं है हेट्रोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ हैं अगर तो प्लांट्स होंगे। और प्रोकैरियोट्स तो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं तो उसके अंदर मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया आएगा। तो यहां से आप एक बार में रिवीजन कर सकते हैं। और मोनेरा के 2 हिस्से किए थे सर कार्ल वीज ने 6 किंगडम्स बनाने के लिए, 5 से 6 बन गए थे जब मोनेरा के 2 हिस्से हुए थे, वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अगला आ जाता है नर्वस सिस्टम आपका। तो नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट, सेंट्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल में ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। ऑटोनॉमिक वो जो अपनी मर्जी से नहीं चल रहा है, यानी कि हमारी मर्जी से नहीं चल रहा, अपने आप चल रहा है वो, जिसमें डर लगते वक्त ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, जब आप काम होते हैं, जब शांत होते हैं तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में अगला आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। ये सारे एग्जांपल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू वो होता है जो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन बना रहा है आपके शरीर का। हर एक चीज के ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है हमारे शरीर में वो है एपिथेलियल टिश्यू। अब डिपेंड करता है कि कौन से हिस्से पे कौन से प्रकार का कवर चढ़ा हुआ है। सिंपल यानी कि एक सिंगल परत का कवर चढ़ा हुआ है तो ये अलग अलग शेप के एग्जाम्पल्स। स्ट्रैटिफाइड यानी कि अलग अलग लेवल्स अगर हैं परत के, सिर्फ एक ही परत नहीं है, मल्टीपल परत चढ़ी है, तो वो किस किस शेप की हो सकती है। और स्पेशल के ये 3 प्रकार यहाँ पे मेंशन कर दिए। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि बताइए फैरिंग्स के अंदर कौन सा एपिथेलियम मिलता है, या फिर इंटेस्टाइन, स्टमक और एनस के बीच में इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा एपिथेलियम मिलता है। एपिग्लॉटिस का पूछा गया है, और मेल यूरेथ्रा पूछा गया है, यूरिनरी ब्लैडर पूछा गया है, फैलोपियन ट्यूब पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चंस सीधे सीधे उठकर आते हैं। इसके बाद में अगला आ जाता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सेलुलर और टिश्यू लेवल। सेलुलर यानी कि जैसा प्लांट किंगडम में पढ़ा था कि हम सबसे प्रिमिटिव से सबसे एडवांस की तरफ जाते हैं, तो सबसे प्रिमिटिव पोरेफेरा आ जाता है। उसके बाद सीलेंट्रेटा जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री मिलेगी, फिर बायलेटरल सिमेट्री एडवांस होती है तो उस तरफ लिखी है जिसके अंदर ये 3 चीजें लिखी हैं, एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट, सीलोमेट। सवाल पूछा गया था बताइए सूडोसीलोमेट के अंदर कौन सा आता है,
ये वाला आ जाएगा आपका फाइलम। उसी प्रकार से ये सारे फाइलम्स मैंने अलग अलग डिवाइड करके लिखे हुए हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ लाए कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल में, बायलेटरल सिमेट्री में, सीलोमेट्स के अंदर, कॉर्डेटा के अंदर, वर्टेब्रेट्स में, मैमल्स में आप आते हैं। तो आप अपने आप को भी देख सकते हैं भैया एनिमल किंगडम में हम कहाँ लाए कर रहे हैं। माइंड मैप इतना हेल्पफुल होता है, एक बार में पूरा एनिमल किंगडम यहाँ से देख सकते हैं। अगला आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का माइंड मैप। माउथ से फूड पाइप में खाना जाता है, उसको बोलस बोला जाता है। माउथ में 2 प्रकार का डाइजेशन, मैकेनिकल और केमिकल। फिर ईसोफेगस से स्टमक में, जहां 5 चीजें रिलीज होती हैं, HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन, लाइपेज और इंट्रिंसिक फैक्टर। स्टमक से जो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको काइम बोला जाता है, जहां 2 और जगह से सिक्रेशंस आ रहे हैं, पैंक्रियाज और लिवर से। पैंक्रियाज के द्वारा रिलीज होने वाले 3 एंजाइम्स ये रहे। लिवर के द्वारा रिलीज होता है बाइल, जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से यहाँ लिखे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से यहाँ। स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। सारा डाइजेस्टिव सिस्टम समराइज्ड इन 1 पेज। इसके बाद में अगला आ जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स कितने कितने कैलोरीज देते हैं वो लिखा है। माइक्रो में 2 होते हैं, विटामिन मिनरल्स। विटामिन में फैट सोल्यूबल कौन से, वाटर सोल्यूबल कौन से। फैट सोल्यूबल के क्या नाम है वो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये वाटर सोल्यूबल के क्या नाम है, इनका क्या काम है, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। जो मेन बीमारियां जो ऑलमोस्ट हर वनडे एग्जाम में, जितने भी वनडे एग्जाम्स इंडिया में होते हैं, विटामिन से सवाल आता ही है। जिसमें भी बायो आ रही है विटामिन से सवाल आता है। तो ये चार्ट आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। इसके बाद में अगला आ जाता है एंडोक्राइन कंट्रोल, यानी कि आपके शरीर में जो भी ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं उनके बारे में देखें तो पिट्यूटरी, पाइनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रिनल, गोनाड्स कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं और उनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी हो रही है, बढ़ रहा है तो कौन सी बीमारी हो रही है, ये सब लिखा हुआ है। अगर एरो ऊपर की तरफ है यानी कि ज्यादा हो गया है ये चीज तो हाइपरथायरॉइडिज्म, कम हो गया है तो हाइपोथायरॉइडिज्म। इस प्रकार से मैंने लिखा है, कलर्स अलग अलग यूज किए हैं जिससे कि चीजें आपके लिए आसान हो जाएं। अगला आ जाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पिछले 2-3 सालों से एग्जामिनर कंटिन्यूसली जहां से सवाल पूछ रहा है। यहाँ पे देखें तो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। मेल के अंदर यहाँ एंथर वाला जो हिस्सा है उसमें पोलन बैग्स होते हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन होता है, जिसके अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं। पूरा इस प्रकार से चार्ट बना रखा है। यहाँ पे फीमेल के अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर एक सेल होता है जिसमें 1 मियोसिस 3 माइटोसिस होता है, जिसमें एम्ब्रियो सैक बनता है जिससे कि फीमेल गैमीट जहाँ पे हमें मिलता है। इनका फिर फ्यूजन होता है। किस तरह से फ्यूजन होता है, एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज होता है, दूसरा मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज होता है, क्योंकि 2 मेल गैमीट्स हैं। उनके रिजल्ट से क्या बनता है, उस प्रक्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। अगला आ जाता है अलग अलग प्रकार की बीमारियां। तो आप इसको अलग अलग रंगों से ही लिखें जब भी आप अपनी कॉपी में लिखें, क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि बताइए टाइफाइड कैसी बीमारी है, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, कैसी है। तो अलग अलग रंगों से लिखेंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर मेमोरी रहेगी कि यार टाइफाइड ना ब्लू कलर से लिखा था, यानी 100% बैक्टीरियल होगा। मैंने ब्लू कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि बी फॉर बैक्टीरियल, बी फॉर ब्लू, तो मुझे इस प्रकार से याद रहता है। तो आप ऐसे इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। सवाल पूछा गया चिकन पॉक्स कैसी बीमारी है, वायरल, या फिर रेबीज कैसी बीमारी है, वायरल, स्केबीज कैसी बीमारी है, फंगल। तो इन अलग अलग रंगों का इस्तेमाल इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला आ जाता है द 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस, जहां पे आपके पास में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन सी चीजें आती हैं। लाइजोसोम से सवाल आया था, लाइजोजाइम से, कि लाइजोजाइम आपको कहाँ देखने को मिलता है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में फीवर और इन्फ्लामेशन। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, नेचुरल आर्टिफिशियल में आपके जो भी एग्जाम्पल्स हैं। वैक्सीनेशन जहाँ इंपॉर्टेंट है, अडेप्टिव, आर्टिफिशियल, एक्टिव होता है वैक्सीनेशन। AAA से इसको याद रखती हूँ मैं। थर्ड वाले की बात करें, ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको हम पढ़ रहे हैं उसमें बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं जो WBCs में लिम्फोसाइट्स होते हैं बेसिकली।
तो ये 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस यहाँ कवर्ड है। अगला आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे यहाँ पे मैंने डबल सर्कुलेशन बता रखा है कि किस प्रकार से आपके पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो हो रहा है। लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, और फिर सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट रेस्पिरेशन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो आपके राइट एट्रियम में जाता है, फिर वेंट्रिकल में, और फिर दोबारा से लंग्स में। आपके हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, मैमल्स के अंदर भी 4, बर्ड्स के अंदर भी 4 चेम्बर्स होते हैं। और सिंस आपके हार्ट से 2 बार ब्लड होकर गुजरा है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन की प्रक्रिया बोला जाता है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो वॉल्व्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे दरवाजे होते हैं, एक दरवाजा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो कौन से दरवाजे होते हैं वो मैंने वहां मेंशन कर रखा है। और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है कि यहाँ से आपका कंडक्शन शुरू होता है, यहाँ जाता है, और फिर सारे वेंट्रिकल्स में फैल जाता है। तो एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेस, और फिर पुरकिंजे फाइबर्स। इसके बाद में अगला आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल की। ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं कि वो एक क्रोमोसोम वाले होते हैं, हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जिसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। राइबोसोम कैसा होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। अगला आ जाता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स एक वर्कर है, एक ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल्स के अंदर मिलता है। अगर उसके अंदर हरे रंग का पिगमेंट होगा तो क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, अदर कलर पिगमेंट होगा तो क्रोमोप्लास्ट, और अगर कलरलेस होता है तो उसको ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। ल्यूकोप्लास्ट अब कलर तो होता नहीं है, तो स्टोरेज का काम करता है, डिपेंड करता है किस चीज का स्टोरेज कर रहा है। इसके बाद में अगला आ जाता है हमारा, ये है रास मैकेनिज्म, जो आपका बीपी कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है। जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को इन दोनों तरीकों से वो दोबारा से बढ़ा देते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा एक ये माइंड मैप, जहाँ पे सारे वर्कर्स का मेंशन है आपके सेल के अंदर कि न्यूक्लियस से कैसे मैसेज आता है, कौन प्रोटीन बनाता है, फिर प्रोटीन को पैक किया जाता है, फिर प्रोटीन चला जाता है निर्धारित जगह पे। एक खाली डब्बा भी बनता है, एक डब्बा एंजाइम्स वाला भी बनता है, लाइसोसोम जिसको बोला जाता है। तो ये सारे वर्कर्स की कहानी है, और जितने भी वर्कर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है। सबके फंक्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस, गोल्जी बॉडी के फंक्शंस, लाइसोसोम में क्या मौजूद होता है, वैक्यूल का क्या फंक्शन है, सब कुछ मेंशन्ड है यहाँ पे। आगे अगर हम देखें, आपका आ जाता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के अंदर आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, कितना कितना उनका लाइफ स्पैन होता है ये यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद में इसका एक बार मैं कलर अलग चेंज कर लेती हूँ। हाँ, लाइफ स्पैन के बाद में कितना इनका नंबर होता है पर mm³ ये मेंशन्ड है। क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, डब्ल्यूबीसीज कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, एक ही चार्ट में सारी चीजें यहाँ पे आपको ब्लड सेल से रिलेटेड मिल जाएंगी। अगला हमारा पॉइंटर आ जाता है रिलेटेड सेल की डिस्कवरी की। सेल की डिस्कवरी किसने करी, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी, सेल थ्योरी किन 2 साइंटिस्ट ने दी थी, और सेल थ्योरी के क्या दोनों पॉइंटर्स हैं, और उसका मॉडिफिकेशन किसने किया था और उन्होंने क्या बोला था, ईयर भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगला आ जाता है आपका कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोबारा से काफी ज्यादा पूछा गया सवाल कि सेल मेम्ब्रेन जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको मिलेगी, वो आपकी किस किस चीज की बनी हुई है। अब मेरा एक सवाल आपसे है जो आप कमेंट सेक्शंस में बताएंगे कि अगर मैंने ये बोला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलती है, तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको वायरस के अंदर मिलेगी, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये सारे बेटा माइंड मैप्स थे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इनका PDF डाउनलोड कर लेंगे, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से इनको पढ़ लेंगे। आपके एंड रिवीजन के वक्त पे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ दैट अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, रेगुलरली डू 40 to 50 minutes of exercise. Take care everyone, signing off till then. Bye bye, Jai Hind and Vande Mataram. Keep studying, keep learning, keep revising, and never forget to respect your parents. Take care. Bye bye.